हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं और इस पर हमारी पहले 3 क्लास हो चुकी है और हमारी ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं सबका रिवीजन करते रहना। देखो, अगर वर्दी लेनी है तो रिवीजन जरूरी है। हर एक चैप्टर इस समय ये समझ लो कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, लास्ट भर्ती के लिए पढ़ रहे हो, लास्ट भर्ती के लिए बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल जी जान लगा दो पूरी। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच गई थी? 60 तक पहुँच गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 61 सामने लिख दिया मैंने पहले। सुनो देखो क्या कह रहा है। इसमें कहा है कि इसमें हमें ढूंढनी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब है कि यानी कोई सी भी इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर अंडर रूट में बच जाए वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक को सोल्व करके चेक करना पड़ेगा कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, और जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी वो परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। परिमेय संख्या कौन सी होती है? पी अपॉन क्यू के रूप में होती है ना। तो पी अपॉन क्यू के रूप में तो सारी हैं, लेकिन जो अंडर रूट में रह जाएगी, जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सुनो जरा, जो ये लिखा हुआ है पहला ऑप्शन देखते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? √3 इंटू √4 और अपॉन में क्या लिखा हुआ? √3 लिख सकता हूँ, है ना। भाई 3 चौक के 12 हो जाएगा, √12 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और √4 को क्या लिख सकते हो तुम? 2 लिख सकते हो, यानी ये तो बाहर आ गया। आगे चलते हैं। देखो, √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, और √25 को क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, यानी 2/5 आ गया, यानी ये भी बाहर आ गया। आगे चलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं √4 इंटू √5, है ना। और नीचे क्या लिखा हुआ? √4, √4 से √4 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ √5 बचेगा, यानी ये बाहर नहीं आ पाया, तो यही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसको और चेक कर लेते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई? इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, नीचे से ऊपर और नीचे दोनों तरफ 7 कॉमन मिल रहा है, तो यानी ऊपर वाले को लिख सकता हूँ √7 इंटू √7 × 63 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? √7 इंटू √4, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, √9 को क्या लिख सकते हैं? 3, और √4 को क्या लिख सकते हैं? 2, यानी ये भी अंडर रूट से बाहर आ गया। तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ यही बाहर नहीं आ पाया, तो यही अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या कह रहा है। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग, ठीक है, और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, यानी 2 संख्याओं के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करना है। सुनो जरा, एक सिंपल सी चीज मैं तुमको बता देता हूँ। 4 अंकों की वो बात कर रहा है, ठीक है। कई सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट चीजें देखो, कॉन्सेप्चुअल अगर याद कर लोगे तो फायदे में रह जाते हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की जब मैं बात करता हूँ ना, तो एक आती है तुम्हारी 11, 7 और 13। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, कौन सी? 1001। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 11, 7 और 13, यानी 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता वो कैसे करेगा? सुनो जरा, उसके लिए भी तो कुछ चीजें होनी चाहिए। ये तो हमें भाई डायरेक्ट याद है, अब करते करते याद हो गई, लेकिन जो स्टार्टिंग कर रहा है उसको कैसे पता होगी? सुनो जरा, वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो हो सकती है, यही हो सकती है। 4 अंकों की सबसे छोटी यही संख्या हो सकती है, ठीक है। अब वो कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे पता लगाते हैं? सुनो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तुमने मान ली 1000। इसको 11 से विभाजित करना चालू करो। 11 एकम 11 से कट जाएगा 9 बार, 11 निम्न 99 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 1 0 उतर जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, अब मैं यहाँ पे अगर 1 0 और उतारता हूँ, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 0 और उतारता हूँ तो वो दशमलव में जाएगा, उसका कुछ फायदा नहीं है। अब मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? कितने का डिफरेंस है? इस चीज को कल कर चुके हैं ना। कितने का डिफरेंस है? कितने कम पड़ रहे हैं? तुम कह रहे हो 1 कम पड़ रहा है, यानी जो हमने माना है उसमें 1 की कमी रह गई, यानी 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई 1001। इसी तरीके 13 वाली निकाल लेंगे, यानी 1000 तुमने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान ली। अब इसे 13 से विभाजित करके देखोगे तो 13 से कितने बार कट जाएगा भाई? 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 7 91। यहाँ से कितना बचेगा? 9, और फिर 0 उतर जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ फिर से कितना कम रह गया? अब मैं अगर 7 से करता हूँ तो 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। यानी अगर इसमें एक और होता तो ये पूरी 13 से विभाजित हो जाती, है ना। यानी जो मैंने 1000 माना है उसमें अगर एक और होता तो वो 13 से दोबारा से विभाजित हो जाती। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा, यानी ये भी हो जाएगी 1001।
अब ये मिल गई 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये मिल गई 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन ने कहा है इसके अंकों का योग और इसके अंकों का योग दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ज़्यादा बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा बड़ा चीज़ है भी नहीं, देखो इतना सा सिर्फ ये चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखो क्या कह रहा है, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई। 13 का टेबल पढ़ दो तो 13 कितने, 13 8 104 है ना भाई। 13 8 जा 104, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित होती है वो 104 है। 13 का टेबल पढ़ लो, ये तो मिल जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, को 16 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा। अगर इसको हम 16 से विभाजित करें, 104 को अगर 16 से विभाजित करते हैं तो 16 छिक्के 96 हो जाता है। कितना बच रहा है, 8 शेषफल बच रहा है, 8 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का 8 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है। यानी हमको ऐसे बताना है कि ऐसे 2 संख्याओं का योगफल यानी जिसका गुणनफल तो कितना है 64 आएगा, और उनका योगफल क्या हो सकता है, a + b क्या हो सकता है, ये हमें ऑप्शन में से चेक करना है। पहला 12 हो सकता है, 12, 8 चौक 32 है ना। 12 तो नहीं हो सकता, अगर मैं इसके 8 और 4 मानता हूँ, 12 को 8 और 4 ही हो सकते हैं, या फिर 6 और 6 हो सकते हैं, 10 और 2 हो सकते हैं, 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लीकेशन करने पे 64 तो नहीं आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, सुनो उसका एक आसान तरीका और मैं बता देता हूँ। दूसरा एक आसान तरीका बता देता हूँ, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो। ये क्या हो जाएगा, x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी 8 + 8 हो सकता है, यानी 8 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका, ज़्यादा ऑप्शनों पे मत जाओ, है ना भाई। तो दोनों आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन में 16 ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, एक 5 अंकों की संख्या है 247x8 अगर 44 से विभाजित है तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सुनो जरा, संख्या हमको दे रखी है 247x8, ये 5 अंकों की संख्या है और ये 44 से विभाजित है। कितने से विभाजित है, 44 से विभाजित है, और हमें बताना है x के स्थान पर क्या आता है। तो तुमने अभी तक की क्लासों में एक 3 का नियम देख लिया है, एक तुमने 9 का नियम देख लिया है, 11 का नियम देख लिया, सारे नियम देख लिए। आज और देखोगे, इसके अगर मैं फैक्टर काटना चाहूँ तो फैक्टर कट जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, है ना। और कोई फैक्टर हो सकता है इसका, नहीं हो सकता, 11 चौक 44 हो जाएगा। सुनो जरा, यानी आज तुम एक नियम और देखने वाले हो, 4 का नियम। 4 का नियम है ना भाई, ऐसे सीखते हैं धीरे धीरे, एक साथ याद करने बैठोगे तो कुछ ज़्यादा याद नहीं हो पाएंगे। चीज़ें मैथ में जैसी याद होती हैं जब उन पर बेसिक सवाल भी लगाओगे। तुमने एक थ्योरी पढ़ ली कि भाई इसको साथ ये होता है, अब उसके कम से कम 10-15 सवाल लगाओ जब जाके वो चीज़ याद होती है मैथ के अंदर। अब तुमने देखो 3, 9 और 11 सबके नियम याद कर लिया, अब 4 का नियम भी याद करोगे, है ना। मैं चाहता तो पहली क्लास में सारे नियम लिखवा दूं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अब सुनो जरा, 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम कहता है कि जो पीछे की 2 डिजिट है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। 4 से क्या होनी चाहिए भाई, विभाजित होनी चाहिए, यानी डिवाइड होनी चाहिए। अब 4 से डिवाइड होने के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तब भी हो जाएगा, क्योंकि 0 8 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 रखने पे नहीं होगा, है ना, क्योंकि 18 क्या है तुम्हारा 4 के टेल में नहीं आता। 2 रखूंगा तो 28 हो जाएगा, यानी 2 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 28 तो कट जाता है। 3 रखूंगा 38 नहीं आएगा, 4 रखने पे भी काम चल जाएगा। इसी तरीके से ना 58 पाएगा, 68 पे काम चल जाएगा, 68 पे क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, और एक आ जाएगा हमारा 88। यानी इन 5 में से यहाँ पे कोई सी भी संख्या हो सकती है। अब वो चीज़ कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा तुम्हारा 11 का नियम। ठीक है, वो चीज़ कौन डिसाइड करेगा, 11 का नियम करेगा। अब 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम हमने बताया था, पहले वाले से स्टार्ट करो और एक छोड़ कर के एक सबका योग कितना बैठ रहा है, 8 7 15, 15 2 17। ठीक है, कितना बैठ गया, 17 बैठ गया। अब इसको लेकर के कितना बैठ रहा है भाई, 4 4 + x। अब सुनो जरा, यहाँ पे बैठ रहा तुम्हारा 4 + x। अब इन दोनों में ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी हमको कि या तो इन दोनों का डिफरेंस 11 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, या फिर 0 आ जाए। 3 चीज तुमने सीख ली, या तो 11, या तो क्या आ जाए 0 आ जाए, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, थोड़ा सा सोचना पड़ता भाई, क्योंकि जब जल्दी हो भाई। अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है,
और डिफरेंस मेरे को कितना चाहिए, कम से कम या तो 11 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। अब मुझे अगर यहाँ 11 ढूंढना है तो यानी यहाँ 11 बनाने के लिए मुझे इसमें से 6 कम करने पड़ेंगे, 6 कम करने पड़ेंगे, यानी इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू 6 होनी चाहिए। यानी x के स्थान पर कितना हो सकता है, 4 तो पहले से 2 हो सकता है सर। x के स्थान पर कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हमारा इसमें हैगा, है ना, 2 इसमें हैगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये था हमारा 65, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको ढंग से समझने की कोशिश करो, ये अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66। देखो क्या कह रहा है, 3 अंकों की एक संख्या ABC है, ठीक है, जिसमें A 100वें स्थान पर है, B 10वें स्थान पर है और C इकाई के स्थान पर है। आगे कह रहा है कि इस संख्या को अगर ABC के रूप में लिखा जाए और तथा इसको 7, 11 और 13 के लय से विभाजित किया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगी, है ना। सुनो जरा, वो कह रहा है कि कोई संख्या ABC और है, ठीक है, और उसको हमने लिखा है ABC के फॉर्मेट में लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये इकाई के स्थान पर है, ये टेंस के स्थान पर है और ये 100वें के स्थान पर है, यानी सैकड़े के स्थान पर है। सुनो जरा, ABC के फॉर्मेट में लिखी हुई है और वो क्वेश्चन में कह रहा कि यदि उसको हम 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित करें। मैंने अभी आपको एक संख्या बताई थी, कौन सी, 1001। ये क्या होती है, ये इन तीनों संख्याओं से विभाजित होती है और तीनों संख्याओं का एलसीएम भी यही होता है, तीनों संख्याओं का एलसीएम भी यही होता है। देखो निकाल लेते हैं, 11 सत्ते कितना होता है भाई, 77। मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 13 से, 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो सुनो, 13 सत्ते 91 का 1 हो जाएगा, हासिल जाएंगे 9, और 13 सत्ते 91, 91 और 9 कितना हो जाएगा, 100, है ना। इस तरीके से एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि एलसीएम देखो कोई सी सारी अभाज्य संख्या है, सारी अभाज्य संख्या ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1001 वो संख्या आ जाती है, इनका एलसीएम होता है 1001, इसको याद कर लेना। और सुनो जरा, अब क्वेश्चन ने कहा कि यदि हम इसको 1001 से विभाजित करें तो परिणामी संख्या हमको क्या मिलेगी। सुनो, अगर ये ABC के फॉर्म है तो कुछ भी मान लो, चलो मान लो इसकी तुमने 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से संख्या मान ली, है ना। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3 मान ली, तो 1 2 3 वो संख्या हो गई। अब तुम क्या करोगे, इसको 1 2 3 को भाग करोगे कितने से, इनके एलसीएम कितना है, 1001, इससे इसको भाग करेंगे। सुनो जरा, जब मैंने इससे इसको भाग करा था, यानी देख रहा हूँ मैं 1000 या 1200, यानी एक बार तो चले जाएगा, 1001, यहाँ से कितना बचेगा 0, यहाँ से कितना बचेगा 3, यहाँ से कितना बचेगा 2। अब क्या करूँगा, इस 2 को उतार लूँगा, 2 को उतार लूँगा। अब यहाँ से कट जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2002, यहाँ से बच रही है 0, यहाँ से बच रही है 0, यहाँ से 3 बचेगा, ये बचेगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या करूँगा, इस 3 को उतार लूँगा। अब कितनी बार, 3 बार कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3003, यानी ये पूरा कैंसिल। हमें जो मिल गया भागफल मिल गया 1 2 3। अब 1 2 3 किस फॉर्मेट में था, ABC, तो यानी कि ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ तुम्हारा ABC। अब लास्ट में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ABC इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने आप से कटे, यानी दूसरे से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या हो जाती है। अब चारों ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 1001, यही है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभी हम इसकी लगातार बात कर चुके हैं। 1001 जो है 7, 11 और 13 से विभाजित होती है ना, तो यानी चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इतना सा अगर तुम याद कर ले तो देखा, एक चीज याद करने से कम 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, कम से कम 3 क्वेश्चन हो गए। तो यानी 1001 ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। अब हमें बतानी है भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य का मतलब कौन सी है, यानी जो कि भाज्य ना हो, यानी अभाज्य संख्या बता रही है, जो दूसरों से डिवाइड ना हो। सुनो जरा, 133 डिवाइड होती है किसी से, बिल्कुल होती है। 133 डिवाइड हो जाएगी, कितने से होगी, 19 से चली जाएगी। आगे देखते हैं, और 433 किसी से डिवाइड होती है, 433 डिवाइड नहीं होती है, यानी यही अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखो क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं और हमसे पूछा कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, यानी कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो किस तरीके से करेंगे, तो सुनो जरा, ये लिखा हुआ 12 से विभाजित, इसके तुम फैक्टर देख पा रहे हो, 3 चौके 12, इस तरीके से काट लिया करो फैक्टर, है ना, क्योंकि फैक्टर काटने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब तुम्हें 3 का नियम भी पता है, 4 का नियम भी पता है, सारे नियम तुमको पता है, ठीक है। सबसे पहले 3 का नियम लगा दो। सुनो, 4 का नियम भी सही देखना चाहो, 4 के नियम से देख लो, 44 कट जाएगा 4 से,
56, 56 भी कट जाएगा 4 से, 76, 76 भी कट जाएगा 4 से, 28, 28 भी कट जाएगा 4 से। यानी 4 का नियम तो भाई सब में लग रहा है। अब नियम लगा लेते हैं 3 का। 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ो। 4 4 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 1 20। क्या ये 3 से कट रहा है? क्या ये 3 से कट रहा है? 3 से नहीं कटता। 20 3 से नहीं कटता, तो यानी ये 12 से विभाजित नहीं होगी। इसको जोड़ेंगे 6 5 11, 11 8 19, 19 8 27, 27 2 29, 29 भी 3 से नहीं कटता, यानी ये भी 12 से विभाजित नहीं होगी। 6 7 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 4 कितने होते हैं 29, यानी ये भी 12 से विभाजित नहीं होगी। 8 2 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 और 5 कितने होते हैं 24, 24 3 से विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब ये 12 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है, 80 से 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, नहीं कौन कौन सी हैं, और वो ऑप्शन में दे रखी है कौन कौन सी है। सुनो जरा, 80 से लेकर के 90 के बीच की बात कर रहा है, तो क्या अभाज्य संख्याएं तो सोचनी पड़ती हैं, इनका कोई नियम नहीं बना हुआ, कोई फॉर्मूला नहीं बना। सुना वो, क्योंकि कभी कहीं से ही पूछ सकता है, 10 से 20 की पूछ ले, 20 से 30 की पूछ ले, कहीं से पूछ ले। अब सुनो जरा, 80 से आगे बढ़ो, क्या 81 होती है? 81 नहीं होती, 82 नहीं होती, 83 अभाज्य संख्या होती है। इस तरीके से सोचनी पड़ती है। 84 नहीं होती, 85 नहीं होती। देखो जितनी भी सम संख्याएं हैं वो तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है ना। अभाज्य संख्या होती नहीं, सम संख्या तो अभाज्य संख्या होगी ही नहीं। कुछ नियम जल जाते हैं, पता चल जाते हैं। जिनके बाद लास्ट में 5 आएगा वो भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। जिनको जोड़ करके कोई भी 3 का टेबल आ जाए, वो 3 का टेबल में यानी 3 से डिवाइड हो, वो भी अभाज्य नहीं होती है ना। तो इस तरीके से पता चल जाए, जैसे 87 8 7 15 वो 3 से विभाजित नहीं हो जाएगी, तो यानी वो अभाज्य संख्या नहीं है। आगे चलते हैं, 84 नहीं होती, 85 नहीं होती, 86 नहीं होती, 87 वो नहीं होती, 88 वो नहीं होती, 89 वो होती है, वो भी अभाज्य संख्या होती है। यानी 2 संख्याएं होती है 80 और 90 के बीच में, कौन कौन सी? 83 और 89। ऑप्शन में ढूंढ लो, 83 89, 83 89, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71। देखो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योगफल 28 है तथा उनका अंतर 12 है, उन संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करना है। सुनो जरा, बिना पैर उठाए करने की कोशिश करते हैं। अब तक हम इस बात पे कई बार बात कर चुके हैं कि जब भी हमको 2 संख्याओं का योगफल और 2 संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो एक बार जोड़ करके आधा करोगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, घटा करके आधा करोगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी, यानी दोनों संख्याएं तुमको मिल सकती हैं। अब सुनो जरा, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 28, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 12। अगर जोड़ करके आधा करोगे तो कितना मिलेगा तुमको? देखो 28 और 12 जोड़ोगे 40, 40 का आधा करोगे 20, एक संख्या मिल गई तुमको 20। अब दोनों, एक संख्या दे रखी 28, एक संख्या दे रखी 12, यानी दोनों को घटा करके, दोनों घटाओगे तो कितना आएगा? 16, 16 का आधा करोगे तो 8, एक संख्या 20 हो गई, एक संख्या 8 हो गई, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 8 कितना हो जाता है? 160। 160 ऑप्शन में ढूंढ लो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, बिना पेन उठाए। अब इसको करके देखते हैं, करके कैसे? सुनो, क्वेश्चन में दे रखा है यदि दोनों का योगफल दे रखा है 28 और दोनों का डिफरेंस हमको दे रखा है कितना? 12, और मैंने तुमको बता रखा है जब एक बार दोनों को जोड़ करके, जब दोनों को जोड़ करके आधा करोगे, जोड़ोगे कितना भाई? 40 हो जाएगा, 40 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा? 20, एक संख्या तुमको 20 मिल गई। अब दो, और फिर लास्ट में कैसे पता करते हैं? दोनों को घटा करके, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो तुम कह रहे 16, 16 का आधा करोगे तो कितना मिल जाएगा? तुमको मिल जाएगा 8। दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा तो कितना आ जाएगा? 160 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्या कह रहा है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, इन 6 संख्याओं का योग निकालें। सुनो जरा, विषम संख्याएं और सम संख्याओं की आज पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सम संख्याओं की। कौन सी बात करेंगे भाई? पहले बात करेंगे हम सम संख्याओं की। सुनो जरा, जब मैं सम संख्याओं की बात कर रहा हूं तो सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तुम कह रहे हो भाई 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से चलती चली जाएंगी। और उसके बाद बात करते हैं विषम संख्याओं की, ठीक है। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं भाई 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से चलती चली जाएंगी, है ना, आगे तक चलती चली जाएंगी। अब सुनो जरा, इनमें क्या खासियत होती है। जब मुझे एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या में जाना हो तो मुझे कितना जोड़ना पड़ रहा है उसको देखते हैं। जब मेरे पास पहली सम संख्या है 2, अगर मुझे अगली में जाना पड़ रहा है तो मुझे जोड़ने पड़ रहे हैं 2, +2 करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो 2 में 2 जोड़ोगे जब भी 4 आएगा, और उससे अगली में जाते हैं जब और 2 जोड़ने पड़ेंगे, +2 करना पड़ेगा, है ना, फिर से 2 जोड़ने पड़ेंगे, और उससे अगली में जाते हैं तब फिर +2 करना पड़ेगा। यानी दोनों विषम संख्याओं के बीच में, यानी सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, ये तुमको पता चल गई। यानी एक सम संख्या में 2 जोड़ोगे तब जाकर तुम्हें अगली सम संख्या मिल जाएगी। अब सुनो जरा, विषम संख्या में भी यही है, अगर पहली विषम संख्या तुम्हारे पास 1 है, अगर अगली चाहिए तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा।
अगर मान लो 3 है उससे अगली चाहिए तो उसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा, 5 है उससे अगली चाहिए तो उसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। यानी अगली सम और विषम संख्या दोनों की खासियत होती है कि अगर तुम्हारे पास एक विषम संख्या या सम संख्या है तो उसमें 2 जोड़ने के बाद ही हमको अगली सम संख्या मिलेगी। अब सुनो जरा कंसेप्ट क्या था। अगर हमने मान लिया ये वाली जो संख्या है ये x है, मुझे अगली वाली चाहिए, तो अगली वाली क्या मानोगे तुम? अगली वाली मानोगे x+2, मानोगे नहीं मानोगे? अगली वाली x+2 माननी पड़ेगी। और उससे अगली वाली कितनी माननी पड़ेगी? सुनो जरा, इससे अगली वाली कितनी है? 6 है। ये कितनी है? 2। कब आएगी? 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4, यानी इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा। जो तुमने x से अगली वाली मान ली ना x+2, इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? x+4, है ना। और उससे अगली चाहिए तो कितना हो जाएगा? x+6, और उससे अगली चाहिए तो कितना हो जाएगा भाई? x+8। इस तरीके से ये चलती चली जाती है ना। और इसी तरीके से विषम संख्याओं में भी होता है। इसको अगर x मान लेते हो तो ये कितना आएगी भाई? x+2, और ये कितनी आएगी? इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, यानी x+4। ये कितनी आएगी भाई तुम्हारी? x+6। ये कितनी आएगी भाई? x+8। ये इस तरीके से चलती चली जाती है। यानी अगर मान के करोगे तो इस तरीके से संख्या तुमको माननी पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा था 6 लगातार विषम संख्याओं। तो 6 लगातार विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अगर तुम पहली विषम संख्या x मान रहे हो तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी? x+2। उससे अगली प्लस कौन सी होगी? x+4। उससे अगली x+6। उससे अगली x+8। उससे अगली x+10 और उससे अगली x+12। कितनी हो गई भाई? 6 लगातार बतानी है। 1 2 3 4 5 6, यानी ज्यादा हो गई भाई, है ना। 6 लगातार विषम संख्या, क्वेश्चन ने कहा है 6 लगातार विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, सबसे यानी सभी का योगफल, सबको जोड़ोगे, सबको जोड़ करके सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी तुम्हारी? x+10, इसके दुगने से 38 अधिक है, यानी +38 है, दुगनी है। अब दोनों कैसी हैं? आपस में बराबर हैं। यहां से इसको क्या करने वाले हैं? सोल्व करने वाले हैं, x की वैल्यू निकालने वाले हैं। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है? 6 की 6 संख्याओं का योगफल कितना? सुनो, कितने x है? 1 2 3 4 5 6। यहां तो हो जाएगा 6x प्लस 2 4 6 6 12 12 10 12 8 20 20 10 30 30 इजिकल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 20 और प्लस का 38। x को एक तरफ ले आओगे तो कितना हो जाएगा? इसको देखो, x को एक तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हमारा 4x बराबर 30 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? उधर कितना है? 58 माइनस के 30, यानी 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 4 से काट दोगे ना, 4 से काट दोगे 7 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 6 संख्याओं का योगफल बताना है। तो 6 संख्याओं का योगफल की जगह क्या कर दोगे? यहाँ पे x की वैल्यू रख दो। सुनो जरा, x की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो सुनो क्या आ जाएगा? 6 × 7 + 30। 6 7 42, 42 और 3 कितने होते हैं? 30 कितने होते हैं? 72। कितना आ जाएगा भाई? 72 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत कह रहा है वो सब हमें देखना है। पहला कह रहा है 2 पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। बिल्कुल, 2 पूर्णांकों को जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, हमेशा एक पूर्णांक ही मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, है ना। तो यानी ऑप्शन ए तो ठीक है। बी क्या कह रहा है? 2 पूर्णांकों का अंतर भी हमेशा एक पूर्णांक होता है। बिल्कुल, अभी हमने बात करी, जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, कुछ भी कर लो तो वो एक पूर्णांक ही मिलता है। ऑप्शन सी हमको दे रखा -14, -14 ग्रेटर देन -8 -7, ठीक है। चेक करते हैं, यानी -14 ग्रेटर देन होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने से? -15 से। बिल्कुल सही बात है ना। ये भी सही बात है, क्योंकि सुनो, अगर जितना मैं, जैसे मान लो ये 0 लिखा हुआ, इधर जाऊंगा 1 2 3 4, इस तरह से इधर जितना जिधर जाऊंगा -1 -2 -3 -4, यानी माइनस में जितना चला जाऊंगा ना उतनी वो छोटी होती चली जाती है। तो -15 बड़ा छोटा होता है -14 से, ठीक है। -15 छोटा होता है क्योंकि -15 और पीछे आएगा -14 के भाई बाद में, तो -15 छोटा होगा -14 से, तो यानी ये तो सही है। ऑप्शन डी और पढ़ते हैं क्या कह रहा है? -5 -2 ग्रेटर देन -8, -5 -2 ग्रेटर देन -8। सुनो जरा, अब दोनों को जोड़ रहा हूं तो कितना बढ़ रहा है भाई? ये होता है -7 ग्रेटर देन -8, यानी ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन में सुनो जरा, क्वेश्चन में थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई। सुनो, यहाँ पे जो दे रखा है ना, यहाँ पे ये 2 डबल माइनस दे रखा है, ये डबल माइनस दे रखा है, तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा -8 और माइनस प्लस का 7
ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा, माइनस का 1। तो यानी ये बात गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2 माइनस है वहाँ पे, तो हमारी क्या हो जाएगा भाई, ये बात सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि माइनस का 1 बड़ा होता है माइनस के 4 से। अभी हमने देखा ना, माइनस में जितना इधर जाओगे वो उतनी छोटी होती है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। देखो क्या कह रहा है, 15 से लेकर 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित हैं लेकिन 4 से विभाजित नहीं हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो है ना भाई। 15 से लेकर के 160 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से तो विभाजित हैं लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। क्या कह रहा है, 17 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। तो सुनो जरा, 17 का टेबल पढ़ दो। 17 एकम 17, 17 से काट, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 3 51, ये 4 है भाई। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 136, ठीक है। और आगे चलोगे तो कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा 153, 17 या 153, 17 निम्न 153, यहाँ तक तो तुम चलेगा। और उससे आगे जाओगे तो फिर 117 धाम 177 हो जाएगा, वो 160 से ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित नहीं हो रही हैं, है ना। 4 से विभाजित नहीं होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें, कौन कौन सी, ये तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी, ये 4 से विभाजित नहीं होगी, ये 4 से विभाजित नहीं होगी, ये 4 से विभाजित हो जाएगी, ये भी नहीं होगी, ये भी, ये हो जाएगी 4 एकम, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये हो जाएगी 4 से विभाजित, और ये भी नहीं होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं बैठ रही है भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसी 7 संख्याएं हैं जो 17 से तो विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। 7 ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। देखो क्या कह रहा है, एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं से लेकर दिल्ली से चलती है, ठीक है। क्वेश्चन ने कह रहा कि एक बस में कुछ पुरुष हैं और उनकी आधी संख्याओं के बराबर महिलाएं हैं, वो दिल्ली से चलती हैं, ठीक है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस पर सवार हुए थे। सुनो जरा, हमने माना भाई एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल मान लेंगे। हमने माना तो क्वेश्चन में कहा था कि जितने पुरुष थे उसकी आधी महिलाएं थी जब वो दिल्ली से बस चली। हमने मान लिया अगर महिलाएं x हैं तो पुरुष 2x होंगे, है ना। या फिर इसका ऐसे भी कर सकते हैं 2x इसको मान लो, x इसको। ऐसे 2x क्यों माना, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको x मानूंगा, इसको x/2 मानूंगा, आधा करूंगा 1/2 करूंगा, तो वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन बड़ी कर देगा। क्वेश्चन ने कितना कहा है, क्वेश्चन ने कहा जब वो मेरठ पहुंची तो पुरुषों की संख्या में तो 10 की कमी हो गई, 10 सवारी उतर गई, ठीक है। और 5 महिलाएं उसमें सवार हो गई, यानी 5 महिलाएं इनकी बढ़ गई। और ऐसा करने पर दोनों की संख्या कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। सुनो जरा, ये 2x, x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर। माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। 3 से काटोगे कितने कट जाएगा, x बराबर 15, 5 आ जाएगा, 3 पंजे 15। अब सुनो जरा, x की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन में हमसे पूछा जब बस दिल्ली से चली थी तब उसमें कितनी सवारी थी। हमने पुरुषों की संख्या मानी 2x, महिलाओं की संख्या मानी थी x, तो टोटल कितनी संख्या हो रही थी 3x। x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, यानी टोटल उसमें 15 सवारियां चली थी। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76। देखो क्या कह रहा है, कुछ संतरे 40 बच्चों में के बीच बराबर बराबर बांटे गए हैं, ठीक है। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी, यानी टोटल कितने संतरे बांटे गए। सुनो, क्लास में बच्चों की संख्या है 40। हमने माना अगर हर एक बच्चे को x संतरे मिल रहे हैं तो टोटल संतरे की संख्या आ जाएगी, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर बच्चों की संख्या में 20 की वृद्धि हो जाए, यानी 20 बच्चे ज़्यादा होते तो 40 में, यानी बच्चों की संख्या अगर कितनी हो जाए, 20 ज़्यादा हो जाए तो हर एक बच्चे को 5 संतरे कम कम मिलेंगे। पहले x संतरे मिल रहे थे, अब 5 कम मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे भाई, x - 5, है ना। क्योंकि पहले x मिल रहे थे, 5 कम मिल रहे हैं, और बच्चों की संख्या पहले 40 थी, अब 20 ज़्यादा हो गई। तब भी कैसे होंगे, संतरे तो उतने ही बटे होंगे जितने संतरे बाहर से आए हैं। पहले भी उतने संतरे बटे, अब भी उतने संतरे बटे। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 40x = इसकी गुणा करेंगे आपस में क्या होगा 60, और अंदर क्या लिखा हुआ है x - 5। सुनो जरा,
40x इजिकल टू, इसके अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 60x माइनस का 6 पंजे कितना होता है 30, तो 1 जीरो ऐसी आ जाएगी 300 हो जाएगा। सुनो, इसको उठा करके उधर लेके आओगे तो 40, 60 में से 40 लेंगे कितने बचेंगे 20x, और इसको उठा करके उधर लेके आओगे तो हो जाएगा 300, इससे काटूंगा तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी हर एक बच्चे को मिलने वाले संतरों की संख्या है 15। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है टोटल संतरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे रख दो x की वैल्यू, क्या रख दोगे यहाँ पे रख दोगे, सुनो जरा, ये हो जाएगा 40 इंटू 15, 15 चौके 60 और 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी, तो यानी 600 संतरों की संख्या थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 को, देखो क्या कह रहा है। 729 की पावर कितनी दे रखी है भाई हमको 149, सुनो जरा, 729 की पावर दे रखी है 149 में इकाई का अंक कितना होगा। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो उसके इकाई के अंक से ही हमको बातचीत करनी पड़ेगी। सुनो, इसमें इकाई का अंक कितना है 9। अब मैंने तुमको बता रखा है कि अगर 9 की कोई पावर सम संख्या है तो तुमको मिलेगा हमेशा कितना मिलेगा भाई, तुमको मिलेगा 1। कितना मिलेगा 1। अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है, 9 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो तुमको इकाई का अंक मिलेगा हमेशा 9। ठीक है, अब इसमें देखो 9 की पावर सम संख्या है 149 या फिर विषम संख्या है, तुम कह रहे हो विषम संख्या है, तो यानी इकाई का अंक कितना मिलेगा हमें इसमें, इसको 9 मिलेगा। तो ऑप्शन में ढूंढ लो, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78। सुनो, यदि एक संख्या का 6/7 का 1/3 28 के बराबर है तो वो संख्या कितनी है। सुनना जरा, हमने मान लिया वो संख्या x है, और क्वेश्चन ने कहा है कि यदि एक संख्या का 6/7, ठीक है, का 1/3, का मतलब मल्टीप्लाई का 1/3, ये 1/3 होगा। कोई संख्या हमने x मान ली, उसका 6/7 का 1/3 कितना है भाई 28 है, तो वो संख्या बतानी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। सुनो, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करोगे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, यानी x बराबर 28, नीचे क्या क्या लिखा हुआ है 7 इंटू 3, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 6 इंटू 1। ठीक है, 3 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 14 बार कट जाएगा, 14 7 जा कितना हो जाएगा 98, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नीचे 1 उसको खत्म कर देते हैं, यानी 98 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई हमारा 78, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79। देखो क्या कह रहा है, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक बच्चों की संख्या की 1/8 थी। ठीक है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, कुल नोटबुकों की संख्या कितनी है। सुनो जरा, हमने माना बच्चों की संख्या, पहले बच्चे मान लिए, पहले बच्चों की संख्या x है। ठीक है, पहले बच्चों की संख्या कितनी है x है, और हर एक बच्चे को जो नोटबुक मिल रही है वो कितनी मिल रही है, यानी नोटबुकों की संख्या कितनी है भाई, नोटबुक की संख्या कितनी है, हर एक बच्चे को x बच्चों के 8, यानी 1/8 हर बच्चे को मिल रही है। अगर मैं बच्चों की संख्या और नोटबुकों की संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मिल जाएगी कि कितनी नोटबुकें बटी, उस पूरी क्लास में कितनी नोटबुक बटी। हर एक बच्चे को x/8 संख्या के बराबर नोटबुक मिली है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो हर एक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। सुनो जरा, अगर बच्चों की संख्या पहले आधी x में, वो कह रहा अगर इसकी आधी होती, यानी आधी का मतलब x/2 होती, तो हर एक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, यानी इंटू कर दोगे 16, इंटू क्या कर दोगे 16, यानी यहाँ पे बटी हुई नोटबुक और यहाँ पे बटी हुई नोटबुक दोनों आपस में तो बराबर ही होंगी भाई, जितनी कॉपी नोटबुक आई उतनी तो बटेंगी, आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर रहेंगी। इसको सॉल्व करेंगे। सुनो, एक x काट दूं, जो नीचे उसको उठा करके उधर ले जाऊंगा, यानी x इजिकल टू 2 से इसको काटोगे 8 बार, और 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी बच्चों की संख्या जो हमने मानी थी, कितनी मानी थी 64, वो आ जाएगी 8, ये आ गई 64। ओ x मानी थी कितनी आ गई 64 आ गई। क्वेश्चन में हमसे पूछा हर एक बच्चे को कितनी नोटबुक मिली, नहीं टोटल बटने वाली नोटबुकों की संख्या बतानी है। सुनो जरा, टोटल नोटबुकों की संख्या कैसे बताएंगे। हर एक बच्चे मिल गया हमको 64, हर एक बच्चे को नोटबुक बटने वाली संख्या ये है, 64 का कर दोगे 8, तो 8 से काटोगे कितनी बार 8 बार कट जाएगा, यानी 64 की मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, 8 8 चौक 32 का 2 हासिल गए 3, 8 6 48, 48 3 51, यानी 512 टोटल नोटबुक बटी हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 की गुणा करने पर
एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी 1200 में ऐसी छोटी से छोटी किस संख्या की गुणा करी जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, हमको बनानी है 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 1200 के पहले फैक्टर काटोगे, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 600 बार, 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 300 बार, एक काम करो 3 से काट दोगे तो कितनी बार कट जाएगा 100 बार, और इस 100 को कैसे काटें, 10 से काट दो, एक काम करो 10 से काटोगे 10 बार और 10 से काटोगे फिर से एक बार। अब हमें बनानी है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग में एक खासियत होती है कि भाई सभी के हमारे जोड़े बनने चाहिए, जो भी फैक्टर है उनके जोड़े बनने चाहिए। तो सुनो, इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक तो तरीका ये आता है जैसा हमें दे रखा है भाई किसकी गुणा करी जाए। अब गुणा करने के लिए, इसका जोड़ा बनाने के लिए किसकी गुणा करी जाए, 3 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी इसका 3 राइट आंसर आ जाएगा। एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किससे विभाजित किया जाए, तो जिसके जोड़े बनने हैं वो तो ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हटाना पड़ेगा, यानी उसका विभाजित करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है किससे विभाजित किया जाए, तो 3 से ही विभाजित करना पड़ता है, क्योंकि 3 को खत्म करना है। तो ऑप्शन में 3 कहां है भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। सुनो जरा, वो कह रहा है 256 का वर्गमूल निकालना पहले तो ये, ठीक है, फिर वो कह रहा है और 16 का भी वर्गमूल निकालना है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा उसका भी गुणन वर्गमूल निकालना है। तो सुनो जरा, यानी इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं ये ज्यादातर। सुनो, इसका वर्गमूल अगर मैं देखता हूं तो कितना आ रहा है, 256 का वर्गमूल होता है 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर ली, दोनों का वर्गमूल निकाल लिया, इसकी गुणा कर ली। अब जो आएगा उसका वर्गमूल और निकालना, दोनों की गुणा करोगे तो कितना आएगा 64, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, और ऑप्शन दे रखे हैं 1225, 2025, 2525 और 4225। सुनो जरा किस तरीके से देखते हैं। अब एक चीज सुनो, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। जब भी मैं अगर 5 का स्क्वायर करता हूँ, 5 का स्क्वायर तो किस तरीके से होता है, 5 पंजे 25, इतना पता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं भाई 15 का स्क्वायर बताओ, 15 का स्क्वायर बताओ, तो सुनो किस तरीके से निकालते हैं 15 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये तुमने लिख दिया 25। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके आगे 1 लिखा हुआ है। 1 से अगला टर्म क्या होता है 2, 1 से अगली संख्या 2 होती है। 1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2, तो यानी इसके आगे लिख दोगे 2। ठीक है, इसी तरीके से देखो, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 25 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उसका आगे क्या लिखा हुआ है 2, 2 से अगला टर्म क्या होता है 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 625, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625। इससे अगली अगर मैं तुमसे बात करूं 35 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होता है सुनो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 से अगला टर्म क्या होता है भाई 4, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है 12, यानी ये हो जाएगा 1225, इसका आंसर आ जाएगा, यानी 35 का स्क्वायर हो जाता है ये। अब सुनो जरा, अब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 ऑप्शन, ठीक है, और चारों ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दे रखे हैं जिनके लास्ट में 25 है, और हमें बताना है इनमें से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। पहली संख्या तुमको दे रखी है 1225, 1225। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2025, 2025, और तीसरी संख्या ऑप्शन दे रखा है 2525, और उससे अगली संख्या दे रखी है तुमको 4225, यानी 4225। अब सुनो जरा, इसमें तुमने ऑप्शन देख लिए, अब मुझे बताओ क्या, देखो ये तो लास्ट में हमको दिख रहा है 25 25 25, तो सब में है। ठीक है, जब भी ऐसी खासियत आ जाएगी, अब क्वेश्चन पे अब आए हैं, तो 25 25 25 तो सब में है। अब उससे पहले की जो संख्या है उनके ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो लगातार 2 संख्याएं हो, जैसे ये लिखा हुआ 12, 12 के तुम फैक्टर काट सकते हो 3 4, 3 4 फैक्टर काट सकते हो। ये लिखा हुआ 20, 20 के फैक्टर काट सकते हो 4 5। ये लिखा हुआ 42, 42 के फैक्टर काट सकते हो 6 7, 6 7 42। ये लिखा हुआ 25, 25 के फैक्टर काट सकते हैं सिर्फ 25, यानी ये 2 अलग अलग संख्याएं नहीं है, क्रमागत संख्याएं नहीं है। जैसे देखो 3 के बाद जस्ट 4, 4 के बाद जस्ट 5, 5 6 के बाद जस्ट 7, तो यानी अगर यहाँ पे होता 5 के बाद 4 6 होता, या फिर 5 से पहले 4 होता, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो इसका ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25 25 कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
तो भाई आज हमने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया इस बुक का, ठीक है। इसी तरीके से तैयारी करते रहना और इसकी प्रैक्टिस लगातार लगाए रखना, क्योंकि एग्जाम में तुम जब बैठोगे ना तो इसका 1 या 2 क्वेश्चन तुमको जरूर मिलने वाला है इस चैप्टर से। अगला चैप्टर हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें थोड़ी अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन से भी एक चैप्टर आ जाता है। और इनकी खासियत तुमको मैं बताता हूँ, ये सारे चैप्टर एक ना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी अगर मैं डेसिमल फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो डेसिमल फ्रैक्शन में तुम देखोगे यार क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ना घटाना ये तो करना होता नहीं, उसके महत्व को तुम अगले चैप्टर में जब देखोगे, जहां तुमको फटाक से दशमलव में चीजें जोड़नी पड़ेंगी, वहां तुमको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी उसकी। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, हर एक चैप्टर को उसके क्रम के अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।